मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक औरत जिसका नाम संतोष होता है वो रोते रोते दरवाजा खोलकर बाहर जाती है। संतोष रास्ते पर भागती हुई दिखती है। देखने से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत परेशान है। वो अपनी मम्मी को कॉल लगाती है। मम्मी मम्मी करके रोने लग जाती है। तभी मूवी का टाइटल दिखाया जाता है संतोष। सीन कट हो जाता और दिखाया जाता है कि संतोष किसी के पैर के ऊपर सिर रखकर रो रही होती है और वो औरत उसके सिर पर हाथ फेर रही होती है। फिर एक कांस्टेबल रमन सैनी की फोटो दिखाई जाती है जिसके ऊपर फूलों की माला छड़ी हुई होती है। यानी उस कांस्टेबल की मृत्यु हो गई होती है। रमन सैनी संतोष का पति था। संतोष को उसके ससुराल लाया जाता और सब बैठकर बात करने लग जाते हैं, जहां पर उसकी सास संतोष की फैमिली को बोलती है, तुम इसे अपने पास ही रखो, ये हमारी तो होकर कभी रही नहीं। एक टिपिकल पुरानी जमाने की सास जैसा वह बिहेव करती है। संतोष के घर वाले उसकी सास को समझने की बहुत कोशिश करते हैं कि आप इसे अपने पास रख लो, पर उसकी सास नहीं मानती, उसे ताने मारना चालू कर देती है, जिसे सुनकर संतोष वहां से उठकर चली जाती है। बाद में संतोष की मम्मी उसे अपने घर ले जाती है। संतोष के पति की फोटो के सामने खाना रखा हुआ था, जिसे देखकर संतोष बोलती है, इसका क्या करना है? तो उसकी दादी बोलती है कि इस कौवे को देना है। जैसे ही संतोष वह थाली लेकर बाहर कौवे को देने के लिए जा रही होती है तो संतोष की मम्मी उसे बोलता है कि तू रख दे, तेरा भाई रखाएगा। और उसकी दादी भी बोलने लगती है कि तू रख दे, अगर ये कौवे नहीं खाएगा तो रमन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। स्टोरी का सीन कहीं ना कहीं यहीं से क्लियर होना चालू हो गया था, जहां पर लोग छुआछूत और अंधविश्वास में बिलीव करते थे, लेकिन संतोष बोलती है कि वह जानती है कि कौवे कहां आते हैं, वह उन्हें दे देगी। यह बोलकर वह कौवे को खाना देने के लिए चली जाती है। फिर संतोष पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, जहां पर उसे पुलिस पूछताछ चालू कर देते हैं। उससे पूछते हैं वह आजकल कहां रहती है। संतोष बताती है कि वह अभी महापुर में रहती है, जहां पर उसके मम्मी पापा रहते हैं। यह सुनकर पुलिस वाला बोलता है कि तुम्हारा ससुराल वालों से बनती नहीं क्या? लेकिन संतोष चुप रहती है। संतोष बताती है कि उसकी लव मैरिज हुई थी और उसकी शादी को 2 साल हो गए थे। पुलिस वाला बताता है कि रमन की सर्विस को ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, इसलिए उसकी पेंशन उसे ना के बराबर मिलेगी। फिर पूछते हैं कि तुमने आगे का कुछ सोचा है और तुम्हें क्वार्टर भी खाली करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी चीज तो सरकारी होती है। पुलिस वाला उसे जॉब करने की सलाह देता है। वह बताता है कि तुम जैसी औरतों के लिए सरकार के पास एक स्कीम है जिसे आश्रित कोटा कहते हैं। मतलब कि पुलिस वाले की विधवा होने के नाते तुम्हें रमन की नौकरी मिलेगी। काम तुम्हारा लेडीज पुलिस वाला ही रहेगा, यानी कि कांस्टेबल साथ ही साथ विडो पेंशन भी मिलेगी। तुम घर पर बात करके देख लो, मैं एप्लीकेशन डाल देता हूँ। इसके बाद संतोष अपने पति का सामान लेकर पुलिस स्टेशन से घर के लिए निकल जाती है। घर पहुंचकर सोचने लगती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, जहां पर दिखाया जाता है कि संतोष भी कांस्टेबल बन चुकी है। फिर सीन में दिखाया जाता है कि संतोष एसपी ठाकुर के घर बैठी होती है और वहां बैठकर लंच कर रही होती है। फिर वो संतोष से पूछते हैं कि और सब ठीक, रूम कैसा है? तो संतोष बताती है कि रूम तो अच्छा है, लेकिन वह बंद बंद है। एसपी उसे पूछने लगते हैं कि तुम्हारे पति की मृत्यु कैसे हुई? तो संतोष बताती है कि मेरठ में दंगे हुए थे, वहीं ड्यूटी लगी थी सर, पर किसी ने भीड़ में से पत्थर मार दिया था। एसपी पूछते हैं कि तो उसे किसी ने पकड़ा नहीं? तो संतोष बोलती है नहीं, दंगे थे ना, भीड़ ज्यादा थी तो कोई पकड़ नहीं पाया। फिर उसके बाद एसपी बोलते हैं कि यहाँ पास में ही एक रूम खाली हुआ है, कहो तो वहां शिफ्ट कर देता हूँ, और वहां कूलर भी है और हम लोग भी हैं, पास में परिवार का परिवार। ये सुनते ही संतोष तो बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन एसपी बोलता है बदले में ड्यूटी जाने से पहले प्रिया जी उसकी वाइफ की हेल्प कर देना और उसके कुत्ते को भी घुमा देना। जिसे सुनकर संतोष का तो मुंह बन जाता है। संतोष का जूता फट जाता है, जिसे बनाने के लिए वह मोची के पास जाती है। वहीं पर एक आदमी मोची को अपनी कंप्लेंट लिखा रहा होता है। ये सुनते ही संतोष बोलती है कि तुम मेरे साथ आओ, थाने में देखेंगे। लेकिन वह आदमी बताता है कि वह कल भी गया था, पर कुछ सुनवाई नहीं हुई। लेकिन संतोष उसे विश्वास दिलाता है कि वह देख लेगी। फिर वह दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। स्टेशन में सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। वहीं पर संतोष एसपी से उस आदमी को मिलाती है और बोलती है कि इनकी बेटी लापता हो गई है और बेटी नाबालिग है, 15 साल की है, जिसकी वजह से वह बहुत परेशान है। फिर उस आदमी से एसपी पूछताछ करने लग जाते हैं। वह उसे उसकी जात पूछते हैं तो आदमी बताता है कि चमार। फिर अपनी बेटी का नाम बताता है, देविका। वह बताता है कि उसकी बेटी 2 दिन से लापता है। पुलिस वाले बताते हैं कि इसके लिए रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ेगी, जिसे सुनकर संतोष बोलती है कि मैं रिपोर्ट लिख दूंगी। तो एसपी उसे मना कर देते हैं। वह बोलते हैं कि अगर तुम रिपोर्ट लिखोगी तो यह आदमी बोलेगा बाद में कि तुमने अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी लिख दिया है, इसीलिए उसे मोची के पास रिपोर्ट लिखने के लिए बोलते हैं। इसके बाद वह आदमी वहां से चला जाता है। फिर कुछ पुलिस वाले गाड़ी में बैठकर एक जगह पहुंच जाते हैं, जहां पर वह देखते हैं एक जगह लड़का और लड़की बैठे होते हैं, जिसे कांस्टेबल बाहर लेकर आती है
और उसे उठक बैठक करने के लिए बोलता है। वह कांस्टेबल संतोष को देखने के लिए बोलता है। लड़का उठक बैठक लगाने चालू कर देता है। तभी वह लड़का संतोष का हाथ पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि प्लीज मेरे घर पर मत बताना। उसने जब संतोष का हाथ पकड़ा था तब उसे 500 रुपए का नोट दे दिया था, जिसे देखकर संतोष खुश हो जाती है। फिर दिखाया जाता है कि लोगों का हुजूम पुलिस स्टेशन के बाहर लगा होता है और सभी चिल्ला रहे होते हैं कि पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी, पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी। सबको साइड करते करते संतोष भी वहां पहुंच जाती है देखने के लिए कि क्या हो रहा है। संतोष देखती है कि वहां पर एक लड़की की बॉडी रखी हुई है और वही आदमी जो रिपोर्ट लिखाने आया था वो बैठा होता है। वह लोग वहां से उठने के लिए तैयार नहीं होते। वह पुलिस को बोलते हैं कि तुम मुजरिम को लेकर आओ, हम रास्ता खाली कर देंगे। पर पुलिस जोर जबरदस्ती से उन्हें वहां से भगा देती है और बॉडी को पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाती है। एसपी पुलिस वाले को जीप निकालने के लिए बोलते हैं और बॉडी को मॉर्चुरी ले जाने के लिए बोलते हैं। पर वो पुलिस वाला बोलता है कि गाड़ी तो मध्यबाद स्टेशन चली गई। एसपी बोलते हैं कुछ तो इंतजाम करो, तो पुलिस वाला बोलता है कि मामला बहुत ज्यादा सीरियस है, इसीलिए इसे महिला कांस्टेबल को ही लेकर जाना चाहिए। संतोष उसे बॉडी को एक ट्रक में बैठकर मॉर्चुरी ले जाती है तो ट्रक वाला बदले में पैसा मांगता है, जिसके बाद संतोष वही 500 रुपये उसे निकाल कर दे देती है। मॉर्चुरी में बैठे बैठे रात हो जाती है। तभी वहां दो लोग आते हैं, जिससे संतोष पूछती है कि कहाँ थे तुम लोग। वो बताते हैं कि लाइट नहीं थी, इसीलिए वह बर्फ लेने गए थे। इसके बाद वो बॉडी का पोस्टमार्टम करने से मना कर देते हैं और बोलते हैं कि कल सुबह लेकर आना, क्योंकि अभी अंदर फूल है। संतोष उसे बताती है कि छोटी बच्ची है। ये सुनकर वह पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वह दो लोग पोस्टमार्टम करना चालू करते हैं। इसे देखकर संतोष पूछती है कि डॉक्टर नहीं आएंगे, तो आदमी बताता है ये सब हमारा काम है, डॉक्टर का काम है सिर्फ साइन करना है। वह आदमी देविका के कान से बाली निकालकर संतोष को देता है, जिसे संतोष अपनी पॉकेट में रख लेती है। फिर संतोष बैठकर खाना खा रही होती है। तभी वो टीवी पर न्यूज दिखती है कि वह जिस स्टेशन में काम करती है वहां सभी पुलिस वाले हवन कर रहे होते हैं। उसके बाद संतोष घर चली जाती है। अपने पति की फोटो के बाजू में ही वह देविका के बाली रख देती है। अगली सुबह वह नहाने के लिए जैसी ही जाती है तो वह देखती है नई एसपी गीता शर्मा नहा रही होती है, जिसके वजह से वह बिना नहाए वहां से चली जाती है और पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, जहां पर न्यूज वाले आकर पुलिस वालों से सवाल पूछ रहे होते हैं। संतोष देखती है शर्मा माम इंटरव्यू दे रही होती है। माम इशारे से संतोष को भी बाजू में आकर खड़े होने के लिए बोलती है। संतोष जैसे ही उसके बाजू में जाकर खड़ी होती है, माम संतोष को बोलती है तुमने ये गंदी वर्दी पहन ली। फिर सीन में दिखाया जाता है कि रूम के अंदर से माम बोल रही होती है कि कोई कपड़ा लेकर आओ। संतोष वहीं पास पर बैठी होती है। वह माम के पास जाती है और बोलती है कि देविका की बॉडी मोर्चरी ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था, इसीलिए वह इसी वर्दी में उसे लेकर चली गई थी, जिसकी वजह से वर्दी साफ नहीं थी। माम बताती है कि स्वच्छता भक्ति के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज है, गांधी जी ने कही थी। संतोष माम को बताती है कि कोई बॉडी टच करने के लिए तैयारी नहीं था। माम बोलती है तो मुझे क्यों बता रही हो। संतोष को लगा था कि माम को बताने से माम शायद कुछ एक्शन ले, पर ऐसा नहीं होता और माम उसे बोलती है कि मैं अपना काम कर लेती हूँ, जिसके बाद संतोष वहां से चले जाती है। अगले दिन पुलिस वाले देविका का घर ढूंढने निकल जाते हैं। वो रास्ते में जा ही रहे थे कि उनमें से एक पुलिस वाला वहां के लोकल लड़के से पूछता है कि यह दलित लोग का गांव कहां पर है, जिसे सुनते ही माम चिल्लाकर बोलती है कि अभी तक कोई कुएं में गया ही नहीं, न्योते का इंतजार कर रहे थे। पुलिस वाला बोलता है कि उन्होंने बॉडी थाने में ही भिजवा दी थी, जिसकी वजह से उन्हें मौका ही नहीं मिला। तभी मैम बोलती है कि एफआईआर भी तुमने आधी लिखी है। सब बताते हैं कि यह सब पुराने एसपी का किया कराया है। मैम बताती है कि उनका सुजानपुर ट्रांसफर हो गया है और पूछती है तुम्हें भी जाना है क्या। संतोष को माम कुएं के पास जाने के लिए बोलती है। संतोष कुआं ढूंढते ढूंढते कुआं के पास पहुंच जाती है। तभी वहां गांव की औरतें आ जाती हैं, जिनसे संतोष पूछती है कहाँ है सब लोग। एक औरत बताती है कि वह पानी भरने गए थे, लेकिन फिर वो औरतें संतोष को भड़कने लगती हैं और पूछने लगती हैं कि यह कुआं कब साफ करवाओगे आप लोग। संतोष बोलती है कि यह सब काम हमारा थोड़ी, हम यहां जांच करने आए हैं। औरत बोलती है कि 2 मुर्गा 1 बोतल के बिना जांच होगी क्या। यह बोलकर वह चली जाती है। संतोष कुआं देखकर आ रही होती है। तभी उसे बच्चे मिल जाते हैं जो बोलते हैं कि चलो हम आपको एक चीज दिखाते हैं, और वह उसे खेत के पास लेकर जाते हैं। यहाँ पर संतोष देखती है कि बिल्ली की बॉडी वहां पर दबी हुई है। फिर दिखाया जाता है कि शर्मा मैडम उसे बिल्ली को पकड़कर एक आदमी के पास ले जाती है और उसे आदमी से पूछती हैं कि यह दिल्ली गीली कैसे हुई। तो आदमी बताता है कि ये कुआं में से निकला था उस बच्ची की बॉडी से पहले। फिर माम संतोष को देविका के घर जाने के लिए बोलती है, क्योंकि उसकी फोटो चाहिए होती है।
संतोष देविका के घर पहुंच जाती है और उसकी मम्मी से पूछताछ करने लगती है। संतोष देविका की मम्मी से पूछती है कि गांव में कोई लड़का हो या आदमी जो उसे तंग करता हो, पर उसकी मम्मी मना कर देती है। संतोष देविका का सामान चेक करने लगती है, जहां पर वह उसके फोन में दिखती है कि कोई सलीम नाम के लड़के का मैसेज आया होता है। उसकी मम्मी से संतोष पूछती है कि क्या सलीम को जानते हो, तो वह बोलती है नहीं, हम किसी मुसलमान को नहीं जानते। फिर संतोष पूछती है घर में किसी को अंग्रेजी आती है। उसकी मम्मी बोलती है नहीं, किसी को भी अंग्रेजी नहीं आती। जिसके बाद संतोष उसका फोन लेकर वहां से चली जाती है। संतोष रात को लेट घर पहुंचती है, जिसे माम देख लेती और उसे खाने पर अपने घर बुला लेती है। संतोष माम को बताती है कि फोन में किसी सलीम नाम के लड़के का मैसेज है। माम उसे चैट पढ़ने के लिए बोलती है। संतोष चैट पढ़कर बताती है और बताती है सलीम और देविका में बात होती रहती थी। सलीम के 2-3 मैसेज होते हैं जिसका देविका कोई जवाब नहीं देती। माम सोचती है कि वह सलीम उसके पीछे ही पड़ गया था। संतोष बोलती है कि ऐसा भी हो सकता है। देविका उसे जवाब ही न दे सकी क्योंकि 26 तारीख को तो उसकी बॉडी मिली है और आखिरी मैसेज उसका 23 तारीख को है। माम बोलती है ये तो किसी को भी मालूम है, फोन एक ना एक दिन पुलिस के हाथ तो जरूर लगेगा। मार के 1-2 मैसेज छोड़ देते हैं, मैं ट्रेस करूंगी। और फिर संतोष को शाबाशी देते हैं कि बढ़िया काम किया। अगले दिन संतोष और माम सलीम के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर वह उसके पापा से पूछती है कि सलीम कहां पर है। उसके पापा बताते हैं कि वह कई दिन से घर पर नहीं है, हम दिहाड़ी वाले आदमी हैं, हम कभी यहाँ काम करते हैं कभी वहां। माम पूछती है 23 से 26 फरवरी के बीच उसका बेटा कहाँ था। उसके पापा बताते हैं मुंबई में था, पर माम को यकीन नहीं होता। माम सलीम के पापा को बोलती है वो कांड के बारे में सुना है, हरकतगंज के छोटी सी लड़की के साथ दुष्कर्म करके उसका मर्डर करके फेंक दिया था। उस लड़की के शरीर से बोतले पुर्जे पता नहीं क्या क्या निकाला। सबको मालूम था कि वह पास वाले तांत्रिक बाबा ने किया है, पर उससे थोड़ी सी ढिलाई हो गई थी। वहां पहुंचने में दूसरे दिन उसकी लाश मिली। बाबा का मेन पार्ट काट के उसके मुंह में ठोस रखा था वहां के लोगों। बोलती है क्या तू जानता है कि आजकल कैसे भीड़ भड़क जाती है, कौन बाप चाहेगा उसके बेटे के साथ ऐसा हो। यह बोलने के बाद वह सलीम के घर से निकल जाते हैं और जाते जाते माम संतोष को बताती है हमसे अच्छा नाटक कौन करता है, सब नाटक कर रहे हैं हम भी और मुलजिम भी। माम बोलती है झूठ बोल रहा था सलीम का बाप, क्योंकि यह उनकी कमाई का समय है, सारे मजदूर फसल लगा रहे हैं, फिर वह बाहर क्यों जाएगा काम ढूंढने। वह संतोष से पूछते हैं कहीं देविका की माँ तो झूठ नहीं बोल रही। संतोष बोलती है ऐसा क्यों, तो माम बताती है बदनामी के डर से हो सकता है। वह बोलती कि मैंने भी झूठ बोला तांत्रिक बाबा के बारे में, क्योंकि सलीम भी भाग गया है और उसका नंबर भी ट्रेस नहीं हो रहा है, सिम निकाल कर भाग गया। अगले दिन संतोष सरपंच के यहाँ पहुंच जाती है। वह सरपंच को बताती है वो सलीम नाम के लड़के की तलाश में है, सुना है वो आपके खेतों में काम करता है। फिर सरपंच रमेश को बुलाती है। रमेश से संतोष सलीम के बारे में पूछती है। वो बोलता है हाँ, वो पिछले महीने उसी के खेत में काम कर रहा था। फिर सब लोग देविका की बॉडी को अंतिम संस्कार करने के लिए लेकर जा रहे होते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद वह सब देखते हैं कि कुछ लोग ट्रैक्टर लेकर वहां पर बैठे रहते हैं और आगे जाने नहीं देते, जिसकी वजह से सारे लोग दूसरा रास्ता पकड़कर वहां से चले जाते हैं। संतोष यह सब देखती है, उसे कुछ तो अजीब लगता है, लेकिन वह कुछ बोलती नहीं और वह भी उनके साथ चली जाती है। अब संतोष एक ग्राउंड आ जाती है जहां पर कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं। उनमें से एक लड़के का नाम अशोक अंसारी रहता है। संतोष पूछती है सलीम को जानते हो। वह बोलता है हाँ जानते हैं। संतोष बोलती है तुम्हारा दोस्त लापता है और तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुम्हें कुछ चिंता नहीं। वह लड़का बोलता है मुझे क्या पता, और ये बोलकर वापस वो क्रिकेट खेलने लग जाते हैं। बाद में संतोष उस अशोक को बड़े प्यार से बुलाती है और उससे उसका फोन ले लेती है। उसमें अपना नंबर डालती है और बोलती है अपना नंबर फीड कर दिया है, संतोष नाम से कुछ भी काम रहेगा तो मुझे कॉल कर या मैसेज कर देना। रात को भी अशोक खुश हो जाता है। फिर संतोष बोलती है किसी न किसी को तो अंदर डालना ही होगा, और तेरी हालत देखकर तो लगता है कि तुझे कोई बचाने भी नहीं आएगा, तो घर जाकर ठंडे दिमाग से सोचना, कहीं उसने कुछ बोला हो, कुछ याद आ जाए तो मुझे कॉल मैसेज कर देना। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। संतोष बैठकर खाना खा रही होती है, तभी उसे अशोक का मैसेज आता है कि सलीम मेरठ में है। ये इन्फॉर्मेशन वो माम को दे देती है। माम बोलती है कि कल हम मेरठ चलेंगे और तेरा घरवाला भी वही मारा था ना, किस मुल्ले ने पत्थर मारकर तेरे पति का सर फोड़ दिया था, पकड़ा भी गया ना। संतोष बोलती है नहीं। माम बोलता है बिना इंसाफ लिए तू कैसे आगे बढ़ सकती है। अगले दिन संतोष मेरठ के लिए निकल जाती है। उसे मैडम का फोन आता है तो संतोष पूछती है कहाँ हो आप, तो मैडम बताती है कुछ इंपॉर्टेंट काम की वजह से वो अभी नहीं आ पाएगी। वो बोलती है तू जा, मुझे आते आते दोपहर हो जाएगी, गजल बाजार से शुरू करना, क्योंकि वह मुसलमान का गढ़ है। अब मेरठ पहुंचने के बाद संतोष सलीम को ढूंढने लग जाती है। वो मैडम को बहुत कॉल लगाती है पर माम कॉल काट देती है। संतोष चलते चलते सलीम को ढूंढ रही होती तो अचानक से उसे सलीम टकरा जाता है, जिसे देखकर संतोष उसका पीछा करने लग जाती है। सलीम जैसे ही देखता है संतोष माम को मैसेज कर देती है और अपना लोकेशन भी भेज देती है। तभी उसके फोन का बैटरी डाउन हो जाता है। वह उसका पीछा करते करते एक होटल पहुंच जाती है, जहां से वह चार्जर निकाल लेती है और एक रूम में जाकर छुप जाती है। रूम में पहुंचते ही सबसे पहले वह अपना फोन चार्ज पर लगती है। तभी अचानक से गेट की आवाज आती है। वह सलीम होता है। वह से पूछता है कुछ चाहिए तो नहीं।
संतोष बोलती है नहीं और वो वहां से चला जाता है। फिर संतोष माम को उसका लोकेशन सेंड करती है, जिसके बाद माम उसे बोलता है कि सलीम पर नजर रखना, अब वह बचकर जाना नहीं चाहिए और वह पास ही में है। संतोष फिर सलीम के पीछे चली जाती है और वहीं पर मैडम भी आ जाती है। फिर वह दोनों सलीम को पढ़कर ले आते हैं, जहां पर माम संतोष को शाबाशी देती है और उसे बोलती है कि तुमने नाक छेदाया है तो नाक में कुछ पहनती क्यों नहीं, और वह उसे नाक का पहना देती है। संतोष कॉल पर घर में बात कर रही होती है, जहां घर वाले सभी बहुत खुश हैं क्योंकि उसका फोटो पेपर में आया होता है। तभी वहां पर मैम पहुंच जाती है और उसे वहां से लेकर चली जाती है। फिर वो एक ऑफिसर के घर चले जाते हैं, जहां पर वह देखते हैं कि कुछ नेता जैसे दिखने वाले लोग उस ऑफिसर से मिलते हुए घर को जा रहे होते हैं। ऑफिसर फिर मैम को बोलता है कि उसे लड़के को मछूदर मत लेकर जाओ और जो करना है यहीं पे करो, क्योंकि बाहर का माहौल गर्म है और कुछ भी हो सकता है। तो वह दोनों मान जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि सलीम को पुलिस वाले मार रहे होते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं उसने ऐसा क्यों किया। माम भी उसे मार रही होती और उसे पूछती है कि क्यों किया ऐसा, तो बोलता है कि मुझे अच्छी लगी थी इसीलिए। जैसे ही ये बोलता है तो संतोष को भी गुस्सा आ जाता है और वहीं पास पड़े फटे से वह उसके मेन पार्ट पर मारना चालू कर देती है और सॉरी बोलने के लिए बोलती है, लेकिन मरते मरते वह मर जाता है। फिर दिखाया जाता है कि संतोष बहुत सोने की कोशिश करती है पर उसे नींद नहीं आती, तो वह जैसे ही उठकर रूम से बाहर निकलती है, शर्मा मैडम उसे देख लेती है। संतोष बताती है कि उसे नींद नहीं आ रही है। माम बोलती है मैं तुम्हें नींद की गोली देती हूँ, मेरे पास आओ। फिर दोनों बैठकर बात करने लग जाते हैं, जहां पर संतोष बोलती है कि हमने उसे मार दिया। मैडम बोलती है कि मर गया वह, जो हुआ सो हुआ, उसने 15 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसे फेंक दिया, उसके लिए अपना नींद मत खराब कर। संतोष बोलती है कि वह नहीं भूल सकती और वह क्या बोल रहा था, हमने तो उसकी बात सुनी भी नहीं, शायद वह सच कह रहा था। मैडम उसे समझता है हमसे जो हो सका था हमने किया। मैडम बोलती है चलो मान भी लिया कि वह सच बोल रहा था, पर इस सब का क्या फायदा। फिर संतोष उठकर चली जाती है। फिर वह पुलिस स्टेशन जाकर सलीम का सामान देखने लगती है, जहां पर उसे उसका मोबाइल मिलता है। मोबाइल में चेक करने पर उसे पता चलता है कि सलीम तो एक्चुअली में मुंबई में ही था, जिसे देखते ही संतोष और ज्यादा घबरा जाती है। वह देविका के फोन से सलीम को फोन लगाती है। फोन जा रहा होता है। अब सारे पुलिस वाले सलीम के यहाँ पहुंच जाते हैं। मैडम संतोष की तरफ दिखती है। संतोष बोलती है मेरा सर दर्द दे रहा है। बेटा मरा है उनका, हमें बस ये पता करना है कि उन्हें क्या चाहिए और समझौता करके उनका मुंह बंद करना है। लेकिन संतोष जाने से मना कर देती है, तो मैडम उसे कार में बैठने के लिए बोलती है। अब वह सब एक टपरी पर आकर बैठ जाते हैं, जहां पर संतोष मैडम से पूछती है आप सलीम का सामान नहीं देने वाले। मैडम बोलती है तू मुझे मत सिखा, वैसे ही तूने उस फटे से रायता फैला दिया है और पोस्टमार्टम में सब पता चल जाएगा। मैडम बताती है कि जब इंक्वायरी वाले आएंगे ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे कि पसीने निकल जाएंगे तुम्हारे। संतोष पूछती है कब आएंगे मैडम। बताती है वो कभी भी आ जाएंगे, उनका क्या भरोसा। तभी एक लड़का आता है, जिसे मैडम पूछती है कुछ खबर है तेरे पास, तो लड़का बताता है कि दलितों के कुएं में फिर एक कुत्ता गिर गया, जिसे सुनते ही संतोष कुआं के पास चली जाती है और सबसे पूछने लगती है किसी ने देखा कौन फेंका यहाँ। तभी आसपास के लोग संतोष पर ही भड़काने लग जाते हैं। इसके बाद संतोष फिर पंचायत के घर पहुंच जाती है, पर घर में कोई नहीं होता। तभी वह बच्ची वापस आ जाती है। वह उसे पूछती है आप यहाँ क्या कर रही हो। फिर दोनों बात करने लगते हैं, तो वह बच्ची पूछने लगती है कि उस लड़के ने उस लड़की को क्यों मारा। संतोष बोलती है कि पता नहीं, वो इतनी सुंदर सी लड़की थी। तो छोटी बच्ची बोलती है कि नहीं वो तो काली थी। संतोष पूछती है तुम्हें कहने कैसे पता। तो बच्ची बोलती है मैंने उन्हें देखा था। तभी उसके पापा आ जाते हैं और वह उनके पास चली जाती है। वह आदमी संतोष से पूछता है कि आप किसी काम से आई, तो संतोष बताती है कि वह सरपंच से मिलने आई है। तो आदमी उसे अंदर बुला लेता है। संतोष उन्हें बताती है कि दलितों के कुएं में एक और लाश मिली है, इस बार कुत्ते की। तभी वह लोग बोलते हैं कि उन्होंने खुद ही किया होगा, क्योंकि उन्हें बवाल करने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। वह लोग बोलते हैं कि इसमें तो हम तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ और हो तो जरूर बताना। संतोष वहां से उठकर जा ही रही होती है, तो बोलती है कि आपकी बेटी मुझसे बात कर रही थी देविका के बारे में। तो उसका पापा उस बच्ची को बाहर ले आता है और उससे पूछता है कि तुमने इसे कुछ बताया, पर बच्ची कुछ नहीं बोलती। संतोष फिर पूछती है क्या देविका यहाँ पर आई थी। तो आदमी बोलता है हाँ आई होगी, पर उसे याद नहीं। और वह अपने एक आदमी से पूछता है कि आई थी क्या यहाँ। तो वो भी बोलता है कि हमें ये सब याद नहीं। संतोष पूछती है आप सभी साथ में थे। तो बताते हैं कि हाँ, छोटी सी वह पार्टी कर रहे थे जिसमें उस आदमी ने केक भी काटा था। संतोष समझ जाती है इन्होंने हे उसे बच्ची के साथ दुष्कर्म की है। वो उसे पूछती है तुमने किया। तो आदमी बोलता है कि मैंने किया भी तो तुम क्या कर लोगी। फिर वो मैडम को फोन लगाती है, पर उसकी मैडम फोन नहीं उठाती। इसके बाद संतोष गुस्से में होटल पहुंच जाती है, जहां पर उसकी मैडम बैठकर खाना खा रही होती है। वह उसे पूछती है तांत्रिक बाबा की कहानी की तरह आपने कितने और झूठ बोले हैं, जहां पर दोनों के बीच बात चालू हो जाती है। और मैडम बोलती है कि सलीम के पीछे तो तू ही लगी थी। संतोष बोलती है कि आपको सब पता था, वह वहां पर है और वह सिम निकाल कर भाग नहीं था, नंबर सेम था उसका। मैडम बोलती है कि वह चाहती थी कि तू खुद उसे जाकर पढ़े, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती तो सलीम हाथ से निकल जाता है और मुंह मेरा काला हो जाता। संतोष बोलती है आपने मुझे आगे कर दिया मुंह काला करने के लिए। मैडम बोलती है और जो नाम हुआ। फिर संतोष बोलती है मुझे नहीं पता था कि वो निर्दोष है, लेकिन आपको पता था। संतोष को माम बताती है कि इस देश में दो तरह के छुआछूत है, एक वह जिसे कोई छूना नहीं चाहता, दूसरा वह जिसे कोई छू नहीं सकता है।
तो वह नौकर है, बोलती है कि तू दूसरे नजर से देखना, हमने दुनिया के सामने इंसाफ तो कर ही दिया। संतोष बोलती है कि हमने एक निर्दोष को मारा है, सबको सच्चाई पता होनी चाहिए। खासकर देविका के मम्मी पापा को मैडम बोलती है, वो सच्चाई जान के क्या ही कर लेंगे, उसके परिवार की जिंदगी और खराब हो जाएगी, साथ ही साथ गांव वालों की भी। फिर वो अपने बैग से सस्पेंशन लेटर निकलकर संतोष को दिखाती है। मैडम को लगा था कि उसका ट्रांसफर होगा, लेकिन सस्पेंशन लेटर उन्हें मिल जाता है। संतोष सस्पेंशन लेटर में चेक करती है तो सिर्फ शर्मा मैडम का ही नाम होता है, उसमें संतोष का नाम नहीं होता। माम बोलती है कि मैं पूरा जोर लगाई कि तेरा नाम नहीं आना चाहिए क्योंकि तू तो वहां थी ही नहीं। संतोष पूछती है अब आपका क्या होगा, तो बोलती है कि चार्ज लगेंगे और सजा भी हो सकती है, और उसका वैसे भी राजनीति में जाने का ख्याल था तो अब वह उसे पूरा करेगी। वह संतोष को बोलती है कि तेरा तो सब ठीक चलेगा, तेरा प्रमोशन भी हो जाएगा। फिर दिखाया जाता है कि संतोष देविका के घर पहुंच जाती है, वहां सब सो रहे होते हैं। संतोष देविका की कान की बाली वहीं पर रखकर चली जाती है। फिर वो वर्दी रखकर अपने गांव के लिए निकल जाती है। वो जैसे ही ट्रेन में बैठती है तो वहां एक बच्ची बिस्कुट बेचने आ जाती है। संतोष उसे बिस्किट लेती है और बदले में उसे नाक की बाली दे देती है, और मूवी खत्म हो जाती है। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छी अच्छी मूवी की एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए।